नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के बिहार बोर्ड भारती भवन सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारती भवन द्वारा उपलब्ध मार्केट में जो भी पुस्तकें हैं उसके प्रत्येक अध्याय के सॉल्यूशन को। इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 10 के भौतिकी के पहले अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। यहाँ से इस सीरीज की शुरुआत होगी और एक एक करके प्रत्येक अध्याय के लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और आंकिक प्रश्न जो भी दिए हुए हैं सभी के सॉल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले प्रकाश के परिवर्तन के यानी अध्याय 1 के जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे, इन्हें समझेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, फिर इसका उत्तर किस प्रकार से देना है, ये चीजें मैं आप सभी को समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को एक एक करके समझाने वाला हूं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यदि पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न आपको कभी भी कहीं भी प्राप्त होंगे, आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। और साथ ही साथ अंत में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि इस पीडीएफ को, जिस पे हम लोग अपनी अध्ययन कर रहे हैं, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे आप मुफ्त में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 2 तरीके बताऊंगा जहां से इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को पढ़ के हम समझते हैं कि इसे किस प्रकार से हल करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो किरणों के बारे में और किरण पुंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तर के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला किरण पुंज होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज होता है। इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि जो समानांतर किरण पुंज होता है, इसमें जो जितनी भी किरणें होती हैं एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, ये समानांतर किरण पुंज होते हैं। और अपसारी किरण पुंज में हम क्या जानते हैं कि इस प्रकार के किरण पुंज में जितनी भी किरणें होती है किसी एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई चली जाती है, ये अपसारी किरण पुंज होती है। इसी प्रकार से हम अभिसारी किरण पुंज के बारे में क्या जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं से आने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर जब मिलती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखने को आए तो हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तन किरणें हो सकती हैं। यह प्रश्न कह रहा है, इसका उत्तर 1 होगा। कैसे 1 होगा, इसको मैं आप सभी को समझाता हूं। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, इस पे एक किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण कितने होंगे उस आपतित किरण के। हम समतल दर्पण जानते हैं कि ये कांच होता है, कांच का एक परावर्तक सतह होता है, दूसरा कलई किया होता है, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण पे एक किरण को हम आपतित मान लेते हैं, ये किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये परावर्तित भी हो जाएगी। परावर्तित होगी, अगर हम आपतन बिंदु पे एक लंब खींचे तो इसको हम अभिलंब नाम देते हैं। इसको सही से मैं ऐसे ग्लास पे खींच रहा हूं तो इधर उधर थोड़ी टेढ़ी रेखाएं हो सकती है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बनेगा इसको हम आपतन कोण कहते हैं, ये कोण बनेगा इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये एन ओ अभिलंब हो जाएगा, ये ए आपतित किरण, ए ओ आपतित किरण हो जाएगी और ओ बी परावर्तित किरण हो जाएगी। यहाँ पे ये कह रहा है प्रश्न, ये जो ए ओ आपतित किरण है इसके लिए कितनी परावर्तित किरण है। तो चित्र के अनुसार आप चित्र देख के बता सकते हैं कि ये किरण आपतित हो रही है और इसी के अनुसार इस किरण के लिए परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये किरण परावर्तित हो रही है, तो इसके एक के लिए यह भी एक ही किरण है। यही प्रश्न कह रहा है कि एक आपतित किरण के लिए कितनी परावर्तन किरणें होगी, तो 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 3 नंबर, इस समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार से परावर्तित होती है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझने के बाद इसका हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर नीचे लिखा हुआ है, उस पर हम ज्यादा ध्यान ना देते हुए प्रश्न को समझते हुए चलेंगे। उत्तर आप लिख सकते हैं। ये सारे प्रश्नों के पीडीएफ जो इस रूप में हमें दिए गए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये सभी हमारे वेबसाइट पे आप सभी को फ्री में उपलब्ध है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है thenextclasses.com, thenextclasses.com, या केवल द नेक्स्ट क्लासेस भी आप सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आएगी। वहां से आप भारती भवन सॉल्यूशन में जाके ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से डाउनलोड करना है अंत में मैं सारी चीजें आप सभी को बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको हम चलिए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, यहाँ पे एक हम समतल दर्पण बना लेते हैं और इस समतल दर्पण पे कोई किरण लंबवत पड़ रही है किसी बिंदु पर, तो परावर्तित किरण किस प्रकार से होगी या किस प्रकार से ये परावर्तित होगी।
तो इस बिंदु पे हम मान लेते हैं कि ये आपतित किरण है और इस पे ये लंबवत है। तो परावर्तित किरण किस प्रकार से होगी? अगर आप देखें तो आपको पता है कि इसी समतल दर्पण पर यदि कोई किरण इस प्रकार से आपतित होती तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ये क्या हो जाती? परावर्तित हो जाती। ऐसे परावर्तित हो जाती, यहाँ पे हम एक अभिलंब बना लेते हैं। ये कह रहा है कि इस स्थिति में जो ये हमारा NO अभिलंब हम मान रहे हैं या मानते हैं, ये किरण क्या है कि इस प्रश्न के अनुसार ये इसी बिंदु पे, इसी अभिलंब पे है, तो परावर्तित कैसे होगी? परावर्तित भी इसी रेखा पे, अभिलंब पे हो जाएगी। ऐसे जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। कैसे होगी, इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार से हम क्या जानते हैं कि कोई भी किरण जो जैसे कि ये किरण हम इसको ए मान लेते हैं और जो परावर्तित किरण हो रही है इसको हम बी मान लेते हैं। एओ आपतित है, ओ बी परावर्तित किरण है। और ये वाला कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, इस कोण को हम परावर्तन कोण आर से निरूपित करते हैं। और परावर्तन के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि जो कोण आई होता है कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है ये और अभिलंब के बीच का कोण होता है, और परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है। इस स्थिति में ये वाला जो अभिलंब है यही आपतित किरण है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, जो कोण बनेगा ना वो 0 डिग्री का बनेगा। तो जो कोण 0 डिग्री का बनेगा, आपतित आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का बनेगा। तो कब 0 डिग्री का बनेगा? जब उसी रास्ते पे वो किरण चली जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम उत्तर के रूप में कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी पथ पर लौट जाती है। ऐसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे भाषा में भी लिखा जा सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न 4 नंबर को देखते हैं। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? अभी अभी हम लोगों ने समझा कि कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 में हम लोगों ने देखा कि ये जो आपतन कोण होता है, अगर लंबवत किरण पड़ रही है तो आपतन कोण 0 डिग्री के बराबर होता है और परावर्तन के नियम से कोण आई आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रश्न में हम लोगों ने 4 नंबर प्रश्न को भी समझ लिया था। यहाँ पे प्रश्न आपने समझ लिया कि क्या होगा, और उत्तर के रूप में आप केवल शून्य भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर या तो हम एक शब्द में देते हैं या एक वाक्य में देते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध दिखाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वस्तु दूरी क्या होती है और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक समतल दर्पण होगी। मान लेते हैं कि समतल दर्पण इस प्रकार से किसी सतह पे खड़ा करके रखा हुआ है और इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है और दर्पण से जितनी दूरी पे यह वस्तु रखी गई है ना, इसको ही, इस बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं। और ऐसे ही दर्पण के पीछे समतल दर्पण अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये हम सब जानते हैं, इसके गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और वस्तु के बराबर बनाता है। तो जितनी दूरी पर समतल दर्पण वस्तु का अपने पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और ये कह रहा है प्रश्न कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो वस्तु दूरी होती है, अर्थात दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु रखी होती है और जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे जितनी दूरी पे बनता है, उसके बीच में क्या संबंध होता है। तो इस चीज को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि समतल दर्पण का गुण होता है कि वो जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जितनी दूरी के पे उस वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, उतनी ही दूरी पे वो दर्पण का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है या वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होते हैं। ऐसे भी करके हम लिख सकते हैं। ये गुण होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? हम सब जानते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल के बारे में हम ये भी जानते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक प्रकार होता है जिसमें परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा हुआ होता है और कलई किया हुआ भाग उभरा होता है, ये अवतल दर्पण होता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और कलई किया हुआ भाग धंसा हुआ होता है। ठीक है, दोनों दर्पणों के विशेषताओं के बारे में भी हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इनके सामने किसी भी स्थिति पे वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उनका कहाँ बनेगा। ऐसे ही चलिए हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 7 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। इसके परिभाषा को लिखना है, हमें बताना है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। हम सब जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मान लेते हैं कि हम अवतल दर्पण में ही लेके समझ लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक अवतल दर्पण होगा। इसके मुख्य अक्ष की बात कर रहा है, तो ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका कहीं यहाँ पे केंद्र होगा। केंद्र को और इस दर्पण के ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसको हम उत्तर के रूप में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या आप इसे आसानी से लिख पाएंगे? अगर प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में आता है तो हम इस प्रकार से लिख के आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्या ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हैं। आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण जो होता है इसकी फोकस क्या होती है, इसकी हमें परिभाषा देना है। तो अवतल दर्पण के हम बारे में जानते हैं कि अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है और जो उभरा हुआ सतह होता है वो कलई किया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण का इमेज लगा लेते हैं। बार बार इसको हम क्या करेंगे, बार बार बनाएंगे नहीं, उसी पे समझेंगे। इसको मिटा लेते हैं और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। हमसे ये प्रश्न कह रहा है कि इस अवतल दर्पण की जो फोकस होती है इसको हमें परिभाषित कर। तो परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। इस दर्पण को हम मान लेते हैं कि एम एम एक हमारा क्या है, एम एम डैश एक हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का जो मध्य भाग होगा इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होगा, उसका ये क्या है, केंद्र है। तो इसको मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी हमने परिभाषा पढ़ा है, इसको हम इस रेखा पे बना लेते हैं। अब हमने ये पढ़ रखा है कि मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में किसी भी गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण की फोकस होती है। तो इसको परिभाषित कैसे करना है, इस चीज को देखिए। अवतल दर्पण का एक गुण होता है कि इसके मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती है ना, दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु से होकर गुजरती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। किसी भी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई किरण आएगी, ये परावर्तित होगी, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए एक बिंदु से होकर जाएगी, इसे हम फोकस कहते हैं। और ये किरणें जो जाती हैं, ये वक्रता केंद्र यहाँ पे सी होता है, वक्रता केंद्र को हम सी से निरूपित करते हैं और जो ध्रुव होता है पी से निरूपित करते हैं। इसका मध्य बिंदु होता है, लगभग मध्य में होता है। बाद में जाकर हम ये भी समझते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषित करना होगा, परिभाषा लिखना होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया कि किस प्रकार से लिखना है? इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। हम सब जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है वो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और ऊपर मैंने आप सभी को यहाँ पे समझा भी दिया कि हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण होता है और इसकी ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस जो होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसी में हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये फोकस दूरी है और ये वक्रता त्रिज्या है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इनके बीच में क्या संबंध होता है। मैं बोला ना कि ये बिंदु लगभग मध्य में होती है, तो इस दूरी का ये दूरी आधा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसको हम इस प्रकार से सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस पे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और सब्जेक्टिव के रूप में भी। चलिए हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या हमारा 10 क्या कह रहा है।
हमारा प्रश्न क्या 10 ये कह रहा है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में हम लोगों ने एक समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है, पहला चीज। दूसरा, हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा है। किस चीज के बारे में पढ़ा है? गोलीय दर्पण के बारे में। और इस गोलीय दर्पण में हमने दो दर्पण के बारे में पढ़ा है, एक अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा है और दूसरा, यानी इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा है। इन तीनों ही दर्पण के बारे में मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। और इन तीनों दर्पण में हम लोगों ने ये देखा है कि जो समतल दर्पण होता है किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और वस्तु के बराबर भी बनाता है। उत्तल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और हमेशा ये आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनाएगा, ना ही बराबर ना ही बड़ा। और यहाँ पे अब समझिए कि हमसे प्रश्न ये कह रहा है कि एक दर्पण का नाम बताइए, कौन सा वो दर्पण है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण के बारे में हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का छोटा, बड़ा या बराबर प्रतिबिंब बना सकता है और ये सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। और प्रश्न में हम कह रहा है कि सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या आपने प्रश्न को समझा? ये प्रश्न में मैंने कई सारी चीजों को आपको समझा दिया, समेट के समझा दिया कि कैसे भी इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे कि कोई कौन सा दर्पण किसी वस्तु का छोटा या बराबर या वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सीधा उल्टा बना सकता है, जो भी जिस प्रकार से भी प्रश्न घुमा के आपसे पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण जो किसी वस्तु का सीधा और प्रतिबिंब दे सकता है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान क्या होना चाहिए? तो अवतल दर्पण के सामने 6 स्थिति पे हम वस्तुओं को रख के प्रतिबिंब की स्थिति हमने प्राप्त की है, उसकी प्रकृति हमने जानी है कि किस स्थान पे अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसे बने। जैसे कि ये हमसे जो भी प्रश्न कह रहा है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक अवतल दर्पण हम पेस्ट कर लेते हैं, इसको मैंने पहले से कॉपी कर रखा है। ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का मध्य से एक हमारी रेखा जाएगी जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण में इसको हम M एक अवतल दर्पण मान लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस को कैसे परिभाषित करना है मैंने आप सभी को बता दिया है। और इन 3 बिंदुओं के अनुसार हम किसी भी अवतल दर्पण के सामने कहाँ-कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं, इसके बारे में हमने क्या जाना है। एक स्थिति ये हो सकती है कि हम एकदम दर्पण से सटा के वस्तु को रख दें, मतलब ध्रुव पे ही रख दें, तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा। एक स्थिति हमने ये जानी है कि ये जो दूरी है, ध्रुव के बाद की दूरी और इस बिंदु फोकस के बीच की दूरी, कहीं पे भी वस्तु को हम रख देंगे तो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा? कहीं पे भी रख सकते हैं। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति हमने ये पढ़ी है कि किसी वस्तु को यदि हम फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा। चौथी स्थिति हमने ये पढ़ी है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, कहीं भी हम किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें कहाँ पे और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके अलावा पांचवी हमने पढ़ी है कि वक्रता केंद्र पे रख देंगे तो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ हमने छठी स्थिति ये पढ़ी है कि इस वक्रता केंद्र और इसके बाद कोई भी बिंदु परिभाषित नहीं है तो इसको हमने अनंत माना है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी कहीं पे भी अगर वस्तु को हम रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, कहाँ प्राप्त होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी है। उसी के अनुसार ये प्रश्न पूछ रहा है और प्रत्येक स्थिति के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी स्थितियों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हमने एक स्थिति ये भी जानी है, 7वीं स्थिति, कि यदि वस्तु को हम अनंत पे ही रख दें, बहुत दूर रख दें, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। सारी चीजें जानी है। और इसी स्थिति में हम लोगों ने ये जाना है इन 7 स्थितियों में कि किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के द्वारा जब उसके हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। क्या बनता है?
जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में या फोकस और ध्रुव के बीच में, दोनों चीज हम कह सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं इसको। इसके बीच में रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा दर्पण के पीछे, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी यानी कि काल्पनिक प्राप्त होगा। ठीक है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि किस स्थिति में अवतल दर्पण के सामने आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहां पे वस्तु को रखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो कहां पे रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में या ध्रुव और फोकस के बीच में, हम ये कह सकते हैं। इसमें कहीं भी रख सकते हैं। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए या रखना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ साथ जो नीचे चीजें दी गई हैं उसके अनुसार मैं आप सभी को कुछ जानकारी दे दूं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाके द नेक्स्ट क्लासेस क्लास 10 सर्च कीजिएगा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ टेलीग्राम का जो हमारा चैनल का नाम है ये, या नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप चैनल पे हमारे पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 8579987011 पे आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं यदि कोई चीज आपको डाउट है तो। इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख ही रहे हैं और साथ ही साथ मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूं कि जो पीडीएफ है इसको यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.thenextclasses.com पे जाइएगा या केवल द नेक्स्ट क्लासेज आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, हमारा वेबसाइट प्राप्त हो जाएगा। उस वेबसाइट से जाके भारती भवन सॉल्यूशन नाम का एक सेक्शन बना होगा, उस सेक्शन में जाके आप इस वीडियो के जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। चलिए हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चीजें प्रश्न समझ में आ रही होंगी तो लाइक भी करते चलिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए हम बनाते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, ये कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है। मैंने आप सभी को प्रश्न संख्या 11 में अवतल दर्पण के सामने कहां कहां वस्तुओं को रख के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं इस स्थिति को हमने बता दिया था। अब मैं बताता हूं कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पे जब हम रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहां पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। इस स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हमने इसको ले लिया एक अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हमारा ध्रुव हो जाएगा। इधर जिस भी खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वस्तु को इसके केंद्र पे यानी वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। जब भी हम सामने किसी भी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पे रखते हैं ना तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को इस प्रकार से हम किरण आरेख के रूप में खींचते हैं। समानांतर जाएंगी, परावर्तित होके फोकस से जाएंगी। ऐसे ही दूसरी किरण हम लेते हैं कि एक किरण यदि फोकस होकर जाती है या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है और ये दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में जिस बिंदु पे काटती है यहाँ पे इनका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है जानते हैं कैसे प्राप्त होता है। 6 स्थितियों में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी पे हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के वक्रता केंद्र पे ही प्राप्त होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा प्राप्त होता है। जैसे वस्तु यहाँ पे सीधा रखी हुई है ना तो इसका प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, इस वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को या कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक के अलावा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है। अलग अलग शब्दों में जिस प्रकार से चाहें एक स्थिति को आप भिन्न भिन्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आशा है कि 12 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये कह रहा है कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से दर्पण के बारे में पढ़ा है, समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा हमने पढ़ा है उत्तल दर्पण के बारे में। ये दोनों जो दर्पण हैं ये गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कक्षा 10 में इन्हीं तीनों दर्पणों के बारे में पढ़ रखा है।
हमने ये पढ़ रखा है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। इसमें चीजें ध्यान रखनी होती है। अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा या वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बना सकता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। उत्तल दर्पण में हमने ये पढ़ रखा है कि वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस चीज को मैंने आपको पहले भी समझाया। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि क्या उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। केवल ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे कि नहीं, एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, हमें ये बताना है। तो हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये पढ़ रखा है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे जो फोकस दूरी दी गई है ऋणात्मक दी गई है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो इसको हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण होगा या अवतल दर्पण है। जिस दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी वो अवतल दर्पण होगा। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, ये कह रहा है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। आवर्धन की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं? हम लोगों ने जान रखा है कि जो भी गोलीय दर्पण होते हैं उसका जो आवर्धन होता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी ऊंचाई, और जो वस्तु का प्रतिबिंब हम प्राप्त कर रहे होते हैं वो वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन के नाम से जानते हैं। तो गोलीय दर्पण में आवर्धन m प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, जिसको हम m से निरूपित कर रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से निरूपित करते हैं, और h डैश h के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हमने अभी देखा कि आवर्धन क्या होता है, किसी भी दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन होता है। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, यदि हम एक अवतल दर्पण ले लें और इस प्रकार से यहाँ पे इसको रखते हैं, इसके मूल बिंदु को मतलब ध्रुव को मूल बिंदु मान लें, तो इसके जो भी आपतित किरण आएगी अवतल दर्पण की तरफ, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं, इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक मापी जाती हैं। ऊपर की ओर दूरियां मुख्य अक्ष से धनात्मक मापी जाती हैं और नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। ये हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आवर्धन है इसका मान ऋणात्मक है। ऋणात्मक मान कब होगा? यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखेंगे, ये जो बिंब की ऊंचाई h है, बिंब को हमेशा हम वस्तु को हमेशा दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, सीधा रखते हैं, तो ऊपर की दूरियां धनात्मक है, तो ये चिन्ह इसका धनात्मक होगा हमेशा। अब बात आती है कि प्रतिबिंब दूरी कैसा होगा, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी। प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और प्रतिबिंब सीधा भी बनता है। जब सीधा बनेगा तो इसका भी चिन्ह धनात्मक होगा, तो धनात्मक 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 ही हो जाएंगे, और ये उल्टा बनेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या में जब हम धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो हमें ऋणात्मक चिन्ह ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये प्रश्न कह रहा है कि आवर्धन का जो मान है ऋणात्मक है, यह क्या बतलाता है? तो इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान का मतलब ये है कि जो भी दर्पण है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा बना है, अर्थात वास्तविक बना है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यदि वो वास्तविक है तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा, और वो काल्पनिक है तो उसका आवर्धन धनात्मक होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी या कितनी होगी? हम सब जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। इस स्थिति में हमने वक्रता त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो f ज्ञात करना है, तो 20/2 हम करके ज्ञात कर सकते हैं। 20/2 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ये सूत्र लिख देंगे, और सूत्र के अनुसार 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से लिखने से हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। आशा है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे होंगे।
18 नंबर हमें प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि समतल दर्पण में आवर्धन m प्लस 1 का क्या अर्थ है? आवर्धन को हमने पीछे समझा कि आवर्धन क्या होता है, और पढ़ते समय थ्योरी में भी बहुत अच्छे तरीके से आवर्धन को हमने समझा है। इस स्थिति में कह रहा है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन है प्लस 1 के बराबर है, इसका क्या अर्थ है? तो अभी आवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। यहाँ पे जो m का मान दिया हुआ है प्लस 1 दिया हुआ है, प्लस माइनस नहीं, प्लस 1 दिया हुआ है। अर्थात इस सूत्र से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है कहीं ना कहीं वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, तभी कट के ये 1 के बराबर आया है। और हम ये जानते हैं कि जो समतल दर्पण होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनाता है। यानी कि जो गुण हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार ये जो एच डैश होगा यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर हैं, कट के 1 के बराबर आएंगे। अब हम लोगों ने समतल दर्पण में ये भी पढ़ा है कि वस्तु हमेशा सीधा बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है उतनी दूरी पे पीछे भी बनता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, अर्थात चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हम एक समतल दर्पण ले लें और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु यदि सीधा रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, अर्थात चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की ऊंचाई भी धनात्मक होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो दोनों धनात्मक हैं तो कट के धनात्मक ही आएंगे, प्लस 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 में प्लस से भाग देंगे तो प्लस ही आएगा। तो ये प्लस 1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जो भी बातें मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी समतल दर्पण है जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, और ये धनात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रही है वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रही है। सीधा बनेगी तभी दोनों कट के धनात्मक आएंगे, अन्यथा उल्टा बन जाएगी तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, और समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन m प्लस 1 का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर है, तथा धनात्मक चिन्ह का मतलब यह है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बना है, या हम कह सकते हैं काल्पनिक बना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19 हमसे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या c है पर एक किरण AC भी आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित हो? प्रश्न को समझिए। प्रश्न यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ के समझिए। यह कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी, उत्तल भी और अवतल भी, जिसकी वक्रता केंद्र हमें C दी गई है, पर एक आपतित किरण AC भी आपतित होती है, या हम कह सकते हैं कि एक किरण AC भी आपतित होती है। हम यहाँ पे एक गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण MM डैश ले लेते हैं। इसका ये क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। हम इसको ध्रुव बना लेते हैं। इसका ये क्या है? वक्रता केंद्र C है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये CP, ये इसका मुख्य अक्ष है। प्रश्न ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र से एक किरण ACB आपतित हो रही है। ये किरण आपतित हो रही है, और बाद में ये पूछ रहा है कि ये किरण किस प्रकार से परावर्तित होगी। वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण पे पड़ेगी तो ये अभिलंब के रूप में पड़ेगी, और अभिलंब के रूप में पड़ेगी तो ये उसी पथ पर परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाएगी। इस चीज को आप उत्तल दर्पण में भी समझ सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए ये प्रश्न नहीं दिया गया है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि ये देखिए, यदि हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये उसका ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे इसका कहीं वक्रता केंद्र होगा। इसकी स्थिति में यदि हम वक्रता केंद्र की तरफ एक किरण खींचने का प्रयास करेंगे, इसको A मानेंगे, तो C की तरफ जाएगा। C के बाद ये क्या होगा? C की तरफ तो जाएगा तो नहीं, C की तरफ आपतित होता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन इसी पथ पर ये परावर्तित भी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो अवतल दर्पण में ये दिया हुआ है कि AC भी आपतित होता है। AC भी कब आपतित होगा? तब जब ये C से होकर किरण जाएगी। इस स्थिति में C से होकर जा नहीं रही है, C की तरफ जा रही है, तो ये उत्तल दर्पण के लिए प्रश्न नहीं है, अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण में ध्यान रखेंगे। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया कि क्यों अवतल दर्पण के लिए? देखिए, मैं फिर से समझा देता हूं। यह प्रश्न कह रहा है कि AC भी आपतित किरण है। ACB आपतित किरण कब होगी? जब ये किरण C से होके जाएगी। ये तो A मान लिया, ये C, और ये जो आपतन बिंदु है इसको B मान लिया, तब ये C से होके जाएगी।
यदि हम उत्तल दर्पण ले लेंगे तो सी तो काल्पनिक होता है ना, ये सी की तरफ किरण आएगी लेकिन सी पे जाएगी थोड़ी, सी की तरफ जाएगी। तो ये ए हो गया, यहाँ पे हम बी मान लेंगे, सी इधर थोड़ी मानेंगे, सी तो ये है वक्रता के अंदर, सी पे किरण जाएगी ही नहीं, तो इसलिए ये अवतल दर्पण के लिए बना है। ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, अपनी जो भी राय होगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी प्रश्न होंगे व्हाट्सएप पे आप पूछ लेंगे। अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि इसका पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप सभी को सर्च करना है thenextclasses.com, thenextclasses.com। आप सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट ऊपर ही आ जाएगी। ये ऊपर वाली वेबसाइट हमारी अपनी वेबसाइट है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आप जो भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारती भवन सॉल्यूशन की, तो ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कक्षा 10 भारती भवन सॉल्यूशंस लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे भारती भवन के सभी विषयों के, जो भी सभी विषय नहीं, विज्ञान के मैं बात कर रहा हूँ, सभी विषय के चीजें धीरे धीरे अपलोड कर दी जाएंगी। यहाँ पे अभी विज्ञान की चीजें अपलोड की गई है। कक्षा 10 के भारती भवन के सोल्यूशन दिए गए हैं, जैसे रसायन शास्त्र हो गया, इसके जो भी चैप्टर है 6 सभी के यहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं। इसके अलावा भौतिकी दिया हुआ है, फिजिक्स, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके भी सोल्यूशन दिए हुए हैं और साथ ही साथ जीव विज्ञान के भी सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिए गए। हम साइंस में भौतिकी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर भारती भवन का पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इसका चीजें हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे एक दूसरा पेज हमारे सामने खुल जाएगा और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न हमको एक एक लाइन में लिखा हुआ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। आप चाहते हैं कि लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखना चाहते हैं तो नीचे जाएंगे, नीचे सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, या आप चाहें तो वेबसाइट पे भी आके जिस प्रश्न को भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिसका भी आप हल देखना चाहते हैं, आप उसका हल देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी लगा दूंगा, आप चिंता न कीजिए। ठीक है, आशा है कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।